हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी जादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने वीडियो एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने 8:30 बजे उपस्थित। और सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि क्लास को लास्ट तक वॉच किया करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। और जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाते हो तो उसमें 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन तक भी आपको मिलते हैं, 100 भी मिलते हैं। तो आपको बहुत ही ये क्लास एक ऐसी क्लास है, आप कितने भी बड़े एग्जाम को देना, कितने छोटे एग्जाम को देना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे। बिल्कुल आपको आपकी बुकलेट के अंदर बिल्कुल क्वेश्चन आपको डिक्टो मिलेगा। क्वेश्चन देखोगे और तुरंत लगाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे अनुरोध है कि क्लास को लास्ट तक वॉच करें और क्लास को शेयर करने की जरूर कोशिश, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सभी अपना वर्क छोड़कर वेद एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए। आप एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू, हर क्वेश्चन अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है। क्लियर? तो लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, एक पहला क्वेश्चन, लोहे में रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लोहे में रक्त की नीति अपनाई। क्वेश्चन है सीधा, 4 ऑप्शन आप इसमें नहीं दूंगा आपको डायरेक्ट ऐसे बता दो। चाहे आप ये 4 ऑप्शन की जरूरत पड़ रही है तो 4 ऑप्शन भी आप ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। लोहे में रक्त की पॉलिसी किस सुल्तान की रही है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखकर बताइए आप 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। बताइए, बहुत बच्चे लगा रहे हैं बलबन की पॉलिसी लोहे में रक्त की रही है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों ने अलाउद्दीन खिलजी भी लगा दिया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी, इसको भी आप लिख सकते हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी है मेरे प्यारे बच्चों, वो है रक्त एवं तलवार की। रक्त एवं तलवार, इन दोनों में से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, रक्त एवं तलवार की नीति किसकी है और लोहे में रक्त की नीति किसकी है। दोनों क्वेश्चनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, ये पागल सुल्तान कौन सा कहलाया है? पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान भी यही रहा है, सबसे विद्वान भी यही रहा है। और फिरोज शाह तुगलक वो है जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। सब सारे पॉइंट इनके नहीं लिख सकता मैं। जैसे जैसे प्रॉपर इतिहास की क्लास आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर होंगे, आपके टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन ये था कि लोहे में रक्त की नीति किसने अपनाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, बलबन ने अपनाई। किसने? बलबन। 40 दल का दमन किसने किया? बलबन। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? घोड़े की हड्डी मिली है। यहां आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों देख के आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हड़प्पा। 4 ऑप्शन, बनावली, सुरकोटदा, पंजाब, कालीबंगा। इसे जोड़ दो, कालीबंगा। स्थल बहुत सारे हैं, आपको तो 4 रखने हैं सिर्फ। क्लियर? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 में से आंसर क्या आएगा? स्पीड के साथ कमेंट्स में स्पीड के साथ रिप्लाई करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? तो मेरे प्यारे सुरकोटदा पंजाब, सुरकोटदा यहां से मिली है। हड़प्पा की बात करो तो यहाँ से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं? तो मैंने आपको प्रॉपर क्लास में करा भी दिया है। हड़प्पा के एविडेंस लिखवा दी। बनावली में भी क्या मिला है? खिलौने बनाने के कारखाने मिले, हल का प्रतिरूप मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले, कच्ची ईंटों के मकान मिले और अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। क्लियर?
तो प्रॉपर क्लास में सब आपका होगा। क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ दिया कि आप किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आपने अच्छे से वॉच कर रखा है। क्लियर? तो देखिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। किस समिति ने त्रिस्तरीय, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से बोर्ड पे लेकर आया, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की है। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि अभी बहुत जल्द में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी है, तो सिर्फ आपको आंसर बताना है कि कौन सी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन इतना सदाबहार है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता, वेरी गुड। बलवंत, बहुत बच्चे लगा दिए हैं बच्चों ने, बलवंत राय मेहता। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चे इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट देखिए आप सभी स्टूडेंट, कॉर्नोलाइट किसका एस्क है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें 4 ऑप्शन ले सकते हैं आप। कॉर्नोलाइट किसका एस्क है? कॉर्नोलाइट किसका एस्क है? कॉर्नोलाइट किसका एस्क है? अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे? 4 ऑप्शन मैं आपको यहां पर दूंगा। कॉर्नोलाइट किसका एस्क है? तो एल्युमिनियम, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम, सीसा, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम और आपका टिन भी लगा सकते हैं आप। क्लियर? ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, तो मेरे प्यारे बच्चे देखकर बताइए, आप स्पीड के साथ आंसर लगाइए कि कॉर्नोलाइट किसका एस्क है। कॉर्नोलाइट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कॉर्नोलाइट किसका एस्क है, तो आपका आंसर क्या आएगा? मैग्नीशियम। क्या आएगा? मैग्नीशियम। बहुत बच्चों ने मैग्नीशियम लगा भी दिया है, कुछ सीसा भी लगा रहे हैं, लेकिन देखिए आप एल्युमिनियम का मुख्य एस्क क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य एस्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बॉक्साइट। देखो एक क्वेश्चन नहीं, आपको कई क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहे हैं। बॉक्साइट। शीशे का मुख्य एस्क क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लेड। यानी शीशे का मुख्य एस्क क्या है? गैलेना। और टिन का मुख्य एस्क क्या है? कैसेटेराइट। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, कार की हेडलाइट का दर्पण कैसा होता है? लिखिए आप, कार की हेडलाइट का जो दर्पण है वो कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपको यहां दिए जाएंगे। लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, समतल, परवलयाकार, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। लगाइए आप आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। कार की हेडलाइट का जो दर्पण है, कार की हेडलाइट का दर्पण कैसा होता है? मेरे प्यारे बच्चे 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर बताना है। क्लियर? तो मेरे प्यारे आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को वॉच करें और जो भी आप वर्क कर रहे हो वर्क को छोड़कर क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम एग्जाम में ज्यादा नहीं है और अच्छे से मुझे आपको बहुत कुछ करना है। क्लियर? और क्लास को लास्ट तक वॉच करें तो बेटर है, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्लियर? परवलयाकार, इसको ही क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण इसी परवलयाकार को बोलते हैं। इसका आंसर ये आएगा। क्लियर? और कार की साइड का दर्पण कैसा होता है? कभी क्वेश्चन आ जाए, उत्तल होता है। देखो मैंने यहाँ पर एरो लगाया और यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद यहाँ लिखना कार की साइड का दर्पण। कार की साइड का दर्पण आपसे पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप? उत्तर लगाओगे पीछे देखने के लिए। और कार की हेडलाइट का जो दर्पण है तो कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? परवलयाकार, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल भी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अवतल दर्पण या परवलयाकार। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे, फिजिक्स आपके हिस्ट्री के भी आएंगे, ज्योग्राफी के भी आएंगे। तो ये इसका मतलब ये कि आपका जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट देखिए, आपको सीधा डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा,
डिक्टो मिलेगा, बिल्कुल सीधा आपके रजिस्टर का मिलेगा, जो भी आप विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप करते हो। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में कौन सा वर्णक होता है? चुकंदर में कौन सा वर्णक होता है? इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, ऐसे ही आपको बताना है चुकंदर में कौन सा वर्णक होता है। अगर याद है तो अपने कमेंट बॉक्स में ऐसे ही लगाएं स्पीड के साथ, चुकंदर में कौन सा वर्णक, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? विटामिन नाम का वर्णक इसके अंदर पाया जाता है चुकंदर। जैसे टमाटर का तो आपको याद है, गाजर का आपको याद है, तो मैंने चुकंदर का आपसे पूछ लिया है, तो चुकंदर, गाजर, टमाटर एक दो के और याद कर लो, तो ऐसे आपके पिगमेंट वाला क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जीव द्रव नामकरण किसने किया? अब तो मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ा भी दिए, किसने किया? जीव द्रव नामकरण किसने किया? यानी जीव द्रव जो नाम देने वाला था कौन था? यानी प्रोटोप्लाज्म नाम या जीव द्रव नाम किसने दिया है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। अगर आपने बायोलॉजी की क्लास को वॉच किया है, YouTube पर स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर सब कुछ मैंने आपको सारे कंटेंट वहां पर लिखवा दिए गए हैं। क्लियर? लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, पुरकिंजे। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने विविध एक्सप्रेस की क्लास को अच्छे से वॉच नहीं किया है या उन वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया, लिख नहीं पाए, तो मैंने अब दिल्ली पुलिस का जो हमारा ऐप बना है उस पर पूरी पीडीएफ फाइल विविध एक्सप्रेस की 1 लाइनर टोटल वहां पर लगा दी गई है, वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप यानी कि वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां एंशिएंट और मेडिवल के भी नोट्स आपके डाल दिए गए हैं। संविधान भी आपको वहां पर कंप्लीट नहीं है, बट पूरा 70% संविधान वहां डल चुका है। बायोलॉजी भी वहां पूरी डल चुकी है, और बाकी जैसे जैसे हफ्ता 10 दिन में सारा अपडेट पूरा कंप्लीट पीडीएफ फाइल वहां पर आपको मिल जाएगी। और जो वीडियो भी है तो वीडियो आपको डेली वहां पर मिल रही है, और उसमें एंशिएंट की पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लिए डाल दिए गए हैं। और जैसे धीरे धीरे और जैसे जैसे डेली वो हर इवनिंग में 5 बजे वो अपडेट होती रहेगी, वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। और निश्चिंत रहिए, अभी आपकी 1 या 2 दिन में डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस होने वाली हैं। हमारा स्टूडियो जो है तैयार होने वाला है, आपको स्टूडियो भी दिखाया जाएगा। क्लियर? स्टूडियो हमारा बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है, आपके सामने बिल्कुल स्टूडियो में ही हम आएंगे। क्लियर? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिए आप, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन आती कहां से है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन आती कहां से है? आती कहां से है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे आपसे पूछ लिया है। आपको जब पता है कि किस किस से मिलकर ऑक्सीजन बनती है तो आप बता दोगे, सिंपल। क्लियर? यानी पानी किस किस से मिलकर बनता है? जल से आती है। किससे आती है मेरे प्यारे बच्चों? जल से आती है। और जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्वारा क्या बनता है? जल। तो ऑक्सीजन कहां से आती है? जल से आती है। किससे आती है? जल से आती है। नेक्स्ट लिखिए आप, केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं आप, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे? क्रोमेटिन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमेटिन। यानी ये क्रोमेटिन होते हैं। केंद्र के अंदर क्या होती है? केंद्रिका होती है। बायोलॉजी में मैंने आपको डायग्राम भी बनाए थे। केंद्र के अंदर केंद्रिका होती है, केंद्रिका के अंदर क्रोमेटिन होते हैं। क्रोमेटिन के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। 2 क्रोमेटिन भी 2 टाइप के होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। जिनके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए का एक भाग जीन कहलाता है। जीन अपना में क्या एक प्रोटीन है। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया है। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। मैंने आपको सब बायोलॉजी के अंदर एक एक कंटेंट आपको बहुत अच्छे से करा रखा है। जब क्वेश्चन सामने आए तब आपका आंसर ये है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लवक की खोज किसने की? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको दिया है। लवक की खोज करने वाला कौन था? लवक को पहले इंग्लिश में बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। अगर आपसे पूछ लो किसके अंदर पाया जाता है लवक, कौन सी किसकी सेल के अंदर पाया जाता है? किसकी सेल्स के अंदर पाया जाता है? अगर आपने मेरी बायोलॉजी की स्पेशल वीडियो को अच्छे से वॉच कर रखा है तो किसी बच्चे का ऐसा बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी किसकी सेल्स के अंदर पाया जाता है? अंदर पाया
जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, प्लांट के अंदर यानी पौधों की सेल के अंदर लवक पाया जाता है। और लवक की खोज किसने की है मेरे प्यारे बच्चों, हैकल ने की है। किसने की है, हैकल नाम के वैज्ञानिक ने की है। तो लिख सकते हैं आप अपने कॉपी के अंदर ये नोट में लिख सकते। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एक क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको, वो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, आंसर लगाइए सीधे, कोई चार ऑप्शन नहीं है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। आलू के स्टार्च में कौन सा लवक होता है, लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, आलू के स्टार्च में स्टार्च में कौन सा लवक पाया जाता है, कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं, क्या इनके आंसर आएंगे, आपके आंसर का मुझे इंतजार है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, यानी सारे वर्क छोड़कर क्लास को ज्वाइन करें। आज आपके लिए क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, ये आपकी विद्या एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, इसको तो बिल्कुल ना छोड़ें। 8:30 बजे बिल्कुल इस क्लास को ज्वाइन करें। डेली प्लस में 60 नंबर की जीएस है, ये विद्या एक्सप्रेस की क्लास ही आपकी परीक्षा को पास करा सकती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, उसको हमें किस तरह से डिक्टो है बोर्ड पे मैं छापता हूं आपके लिए। तो इसलिए आपसे लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी चाहिए तो इस क्लास को तो 100% ही ज्वाइन करें। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इस विविध एक्सप्रेस की क्लास में यूट्यूब पर मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दूंगा। आपका करंट अफेयर्स का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल बताइए आप सभी, आलू के स्टार्च में कौन सा लवक होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप कौन सा लवक इसके अंदर होता है। एमाइलोप्लास्ट, ये एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं इसको, एमाइलोप्लास्ट होता है। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, एंथ्रोपोलॉजी फूलों की स्टडी कहलाती है। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है। क्लियर, सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नोट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आपको परीक्षा को देखकर डरना नहीं है कि परीक्षा नजदीक आ रही है। बहुत बच्चे तो ऐसे पैनिक हो रहे हैं इसमें, यानी पढ़ कम रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं और मेटेरियल इकट्ठा ज्यादा कर रहे हैं, याद कम। जितना ज्यादा इस तरह से मेटेरियल, उल्टा सीधा मेटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, उससे कोई कुछ भी नहीं हासिल होने वाला नहीं है। परीक्षा सिर्फ पास होगी आपके सिटिंग से, आपके एक ट्रैक पर रहकर, एक जैसे सिलेबस को तैयार कर एक टॉपिक को 10-10, 50-50 बार पढ़कर परीक्षा ऐसे पास होती है। परीक्षा ऐसे पास नहीं होती है कि एक ही सब्जेक्ट पर आपने 10-10, 20-20 पीडीएफ और मेटेरियल इकट्ठा कर रखा है और कितने मेथड आपने यूज कर रखे हैं ऐसे टाइम में, जहां आप पूरी साल नहीं पढ़े, 2 महीने में आपने इतने टीचरों के मेथड इतने टीचरों के पास मेथड में आप लग चुके हो कि इसका भी मेथड चाहिए, इसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, बिल्कुल भी परीक्षा पास नहीं होगी। ऐसे भी बच्चे हैं जो 22-23 साल की उम्र में, यानी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़कर भी आईपीएस बने हैं, यानी एक ही बुक से एनसीईआरटी पढ़ के ही आईपीएस बने। तो रीजन सिर्फ ये है कि उन बुकों का अच्छे से गहराई से अध्ययन किया और उनसे ही उन्होंने मुख्य परीक्षा लिखी और उनसे ही वो आईपीएस बन गए। अगर वो टेक्स्ट बुक, बड़ी टेक्स्ट बुक, एक सब्जेक्ट को 20-20 बुक लेते शायद नहीं बनते, 32 साल की उम्र में भी नहीं बनते जाकर। क्लियर, तो सिर्फ परीक्षा के ट्रैक पर रहना है, एक टॉपिक को अच्छे से बार-बार रिवाइज करना है, परीक्षा पास हो जाती है। इतनी बड़ी, यानी जब आपका बेस बहुत अच्छा होता है तो बेसिकली क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं वही हमसे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बेसिकल क्वेश्चन इतने बहुत ज्यादा होते हैं कि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, सबका ही बेस बनाना होता है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर बदल जाती है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेता है, तो जब वो क्वेश्चन को घुमा फिरा रहा है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए कि वो मेरा पागल न बनाए, कि मतलब यही है, पूरा क्वेश्चन का पूरा आर्टिकल बना दिया है और घुमा फिराकर पूरा क्वेश्चन का मतलब वही पूछ रहा है जो मेरे बिल्कुल एक लाइन में याद है। उसके लिए करनी चाहिए प्रैक्टिस, बार-बार प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन का आंसर ठीक कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी सन में हुआ। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी सन में हुआ, अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। सभी स्टूडेंट स्पीड के साथ कमेंट में लगाएं कि विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सी सन में हुआ। 1978 में हुआ, 1978 में हुआ। और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, क्रे के
क्रे के लिखिए आप, क्रे के 1S कहां से? यूएसए में बनाया गया था। कहां पर? यूएसए। और इसका जो बनाने वाला था, निर्माण करने वाला, उसका नाम भी क्रे के था, उसने अपने नाम पर इसको रख दिया 1S। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है? कितना आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है। वे कौन से दो ग्रह हैं? लिखिए पहले क्वेश्चन, कौन से दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। जिन बच्चों ने वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी मुझसे पढ़ रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को गलत कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और स्पीड के साथ टाइपिंग कर भी रहे हैं और आंसर लगा भी रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ उन्होंने आंसर लगा भी दिया है। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है? वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके चारों तरफ कोई भी चक्कर नहीं लगाता? तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? बताइए आप, बुध व शुक्र। एक क्वेश्चन और मिलता जुलता मैं आपको यहाँ पर दूंगा, जहां मेरे प्यारे बच्चे गलत कर देते हैं। ज्योग्राफी की प्रॉपर क्लास चलेगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, पर यहाँ पर वीडियो एक्सप्रेस की क्लास लेकर आए तो सिर्फ आपके रिवाइज के लिए क्लास होती है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? यानी टोटल वर्तमान कितने ग्रह हैं मेरे प्यारे बच्चों? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह में से कौन से दो ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? शुक्र व अरुण। इनको हम इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? यानी कि वीनस व यूरेनस। अब क्वेश्चन ये है, जब ये दो ग्रह तो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी जो बचे 6 हैं वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, जिनमें पृथ्वी भी आती है। तो अब दिल्ली पुलिस दरोगा में क्वेश्चन आया, दिल्ली पुलिस एसआई में क्वेश्चन आया, पृथ्वी किस डायरेक्शन में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? जब पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, अगर आपको इसकी डायरेक्शन का पता है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ लगे हुए हैं जो आपके सही हो सकते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, बहुत स्पीड के साथ, कोई भी अपनी टाइपिंग ना रोके, लगाएं स्पीड के साथ। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। 6 घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, जिनमें पृथ्वी भी आती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो एक दिन बढ़ाना पड़ता है, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन घटाना पड़ता है। आज हमारा जो इंडिया है ये पूर्व में है, और पूर्व में है, तो हमारा जो समय है वो 82.5 डिग्री से मापा जाता है। कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री से। पूरे वर्ल्ड का टाइम कहां से काउंट होता है? लंदन से, ग्रीनविच लंदन से काउंट होता है। 0 डिग्री देशांतर से काउंट होता है, जिसको हम प्रधान यामित्र लाइन बोलते हैं। क्लियर? तो भारत का जो समय है कितने डिग्री से काउंट होता है? 82.5 डिग्री से काउंट होता है। यूपी के इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर से काउंट होता है। और एक पृथ्वी को 1 डिग्री चलने में, चलो मैं यहीं बोल देता हूं सब कुछ, अगर आपने पहले क्लास कर रखी है तो समझ में आएगा, अगर नहीं कर रखी है तो उन बच्चों को कुछ समझ में कम आएगा, उनको प्रॉपर क्लास ज्योग्राफी की वेरी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय ले जाती है? 4 मिनट का समय लेती है। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है तो 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 82.5 डिग्री के अगर आप घंटे बनाओगे तो 5.5 घंटे बनते हैं। हम ईस्ट में है, वेस्ट में है, हम ईस्ट में आते हैं तो पूर्व का समय पश्चिम के समय से आगे होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए लिखिए आप, क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बार बार घूमता है क्वेश्चन, देखिए आप, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहां पर है? अनुप्रयोग कहां पर है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। क्रायोजेनिक इंजन लगा दिया, बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ लगाया भी है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन है इसका अनुप्रयोग रॉकेट यान में होता है, रॉकेट यान में होता है। और क्रायोजेनिक जो इंजन होता है इसका जो तापमान टेम्परेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों -200 डिग्री सेल्सियस होता है, -200 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट यान में किया जाता है। निम्नतापिक इंजन भी इनको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं, क्रायोजेनिक। आप क्रायोजेनिक वर्ड को याद रखिए, आप कई बार एग्जाम पूछा गया है। अनुप्रयोग पूछे तो रॉकेट यान, टेम्परेचर पूछे तो -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डेट्रॉइट। मैं कुछ यहां पर स्थान लिखूंगा आपको उनका बताने की, ये शहर, चलो ये डेट्रॉइट क्या एक शहर है और ये शहर अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है? अमेरिका। इतना मैंने आपके लिए लिख दिया। नंबर 1, आपको इसके सामने सिर्फ ये लिखना है कि ये शहर वर्ल्ड में किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए फेमस रहा है ये शहर। तो नेक्स्ट लिखोगे आप एक पॉइंट, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस तो मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि लॉस एंजलिस वर्ल्ड में किसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपका कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूएसए में। स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको याद आए कि ये शहर किस किस के लिए फेमस है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लगा सकते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लगा सकते हो। पिट्सबर्ग, नंबर 3 लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, पिट्सबर्ग। ये पिट्सबर्ग भी किसके लिए प्रसिद्ध है, आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं। आपका जो डेट्रॉइट है ये मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। और लॉस एंजलिस आपका फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, फिल्म लिख सकते हैं आप। मॉन्ट्रियल किसके लिए प्रसिद्ध? मॉन्ट्रियल में पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध? लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात। अगर एक और लिख दूं मैं प्यारे बच्चों, मैनचेस्टर, नंबर 4 मैनचेस्टर आपका ब्रिटेन में पड़ता है और ये सूती उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सूती वस्त्र की राजधानी, विश्व में सूती वस्त्र की राजधानी अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर के लिए बोला गया है, कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का कोयम्बटूर किसके लिए बोलते हैं? कोयम्बटूर। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप इन सभी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। आज मैंने आपको सिर्फ इसमें इतना लिखा है, इस क्वेश्चन को आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट, अच्छा मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन बताइए, आप बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से बहुत वैसे बिलोंग करते हो आप, तो आपके वर्क में भी वो चीज आती है, तो प्रैक्टिकल रूप में भी आप उनको देखते हो आप, यानी कि खुद अपने हाथों से भी वहां जाकर वर्क करते हो आप। तो आपको कुछ आपको फसल बतानी है कि यानी कि जैसे मैंने आपसे पूछा रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसके सामने आप लिखोगे। आप लिखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ जाता है, बोई जाती है और काटी कब जाती है, यानी अप्रैल मई में काटी जाती है। अप्रैल मई में तो काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों रबी की फसल के 4 एग्जाम्पल आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलों को आप बोते हो? आप मुख्य रूप से 2-4 जो भी आपके याद है आप बता सकते हैं कि प्रॉपर टॉपिक नहीं चल रहा है, वीर एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, तो आप स्पीड के साथ 1 भी लगाओगे, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो आप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब आदि किस में आते हैं? ये सब आपके रबी की फसल में आते हैं। राई भी लगा सकते हो, राई भी इसी में आती है, राई। क्लियर? तो एक अपवाद वाला क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में 100% पूछा जाता है, जैसे मैंने यहां लिखा मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट करो पहले आप। खरीफ की फसल मेरे प्यारे बच्चों कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? स्पीड के साथ लगाएं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या आंसर आएगा? लगाइए आप। जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। देखिए बहुत बच्चों ने लगा दिया है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। तो खरीफ की फसल के 4 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, चलिए
खरीफ की फसल में बताइए आप कौन कौन सी फसल? फॉर एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, धान, और भी लगा सकते हैं आप जो भी आप, मूंग, उड़द, लोबिया लगाइए आप, जूट, मूंगफली, कपास, जूट भी आता है इसमें, जूट, कपास, मूंगफली, सर्दियों में मूंगफली आ जाती है, मूंगफली आदि, और जो आपके याद हैं उन्हें भी आप लिख सकते हैं आप। तंबाकू भी इसमें आता है, तंबाकू, सन, मूंग, उड़द, लोबिया, ये भी आप जोड़ सकते हैं आप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तंबाकू, उड़द, मूंग, लोबिया, ये लोबिया जिसके आप रवास बोलते हैं, आप उसे बोलते हैं लोबिया, रवास। रवास के लिए क्या बोलते हैं? लोबिया बोलते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, बहुत बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लगाया है, स्पीड के साथ भी लगाया है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आपकी कमेंट देखकर भी। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका रह गया उसे क्यों छोड़ रहे हो आप? लिख दीजिए उसे भी आप। जायद की फसल, जायद की फसल मेरे प्यारे बच्चों कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? जायद की फसल आपकी मार्च में बोई जाती है, मार्च में बोई जाती है, और जुलाई, जून जुलाई में काट ली जाती है, जून में काट ली जाती है, मार्च में तो बोई जाती है, और काटी कब जाती है? जून में काट ली जाती है। अब आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चे बताने कि जायद की फसल में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। आपसे एग्जाम में जायद की फसल के एग्जाम्पल कई बार पूछे गए हैं, जैसे आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि, करेला वगैरह भी इसी में आते हैं। क्लियर? जो भी आपकी बेल के हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि, क्लियर? ये सब किसकी फसल में आते हैं? जायद। इसमें मूंग और उड़द भी आते हैं, मूंग और उड़द उसमें भी थे, इसमें भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से इनमें बहुत ज्यादा एग्जाम में कई बार पूछा गया। जैसे ऑप्शन क्वेश्चन आते कैसे हैं देखिए आप, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें जल्दी से स्पीड के साथ। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें देखिए आप, जैसे मैंने आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए, एक क्वेश्चन ऐसा आपको गलत नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। आपको अगर इतना भी याद है, इतने एग्जाम्पल भी आपके याद हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको चाहे 20 बुक खरीदने की जरूरत नहीं, उसके लिए अब आपने जब ये लिख लिया तो इतना डिक्टो कर लिया तो इतने में से आपको नंबर मिल जाता है। क्लियर? जिन बच्चों, अगर आपको अपनी जीएस स्थायी करना है तो तरीका से ही पढ़ना होगा। अगर ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा करा, ज्यादा बुक इकट्ठी कर ली, किसी ने जैसे जैसे बताई, तो आपकी जीएस कभी स्थायी नहीं होगी और अस्थायी रहेगी, और परीक्षा में आप 100% फेल होने के पूरे चांस बन जाते हैं। एक ही जीएस की एक ही बुक रखिए, एक ही मेथड से पढ़िए और उसको ही बार बार पढ़िए, परीक्षा पास हो जाती है। क्लियर? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, जैसे तरबूज, गेहूं, चना, मटर। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी जायद की फसल है? इनमें से कौन सी जायद की फसल है? तो आपका आंसर क्या आएगा? जिस दिख रहा है आपको तरबूज, क्योंकि आपने उनके एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा है में और नहीं में आते हैं। तो मैंने आपसे कई बार बोल रखा है कि जब आप टॉपिक को पढ़ लेते हो प्रॉपर तरीका से, अभी तो विविध एक्सप्रेस चल रहा है, जब टॉपिक प्रॉपर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें जो टॉपिक फिनिश हो जाए, जो पार्ट फिनिश हो जाए, उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद बनाइए, 4 ऑप्शन खुद रखिए, फिर आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं, कितनी क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी आ जाए, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम आम चुनाव भारत में कब हुए थे? कितना बढ़िया क्वेश्चन, आपको लगाना स्पीड के साथ। प्रथम आम चुनाव, यहां पर आपको 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। प्रथम आम चुनाव कब हुए? अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 1951 से 52 हुए, 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव हुए हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन कौन सी सन में हुआ? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या है? प्रथम वित्त आयोग का गठन, मेरे प्यारे बच्चों बताइए, प्रथम वित्त आयोग का गठन कौन सी सन में हुआ? 1951 हुआ, 1951। आधे तो क्लास को छोड़कर जा रहे हैं, पूरी क्लास नहीं कर पाते हैं, धैर्य ही नहीं है।
वर्दी सबको चाहिए, धैर्य बिल्कुल भी नहीं, क्लास के अंदर बैठते नहीं, क्लास को छोड़कर भाग जाते हैं, नमस्ते करते हैं, चल देते हैं, प्रेजेंट लगाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने मोबाइल के स्टेटस पे लगा दिया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस के थॉट से हैं, आईएएस ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसा, वो कितना अच्छा उसने बोला। कभी ये भी सोचा आपने कि हम कितने घंटे बैठे हुए सीट पर? नहीं बैठते आप। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे अपवाद में भी हैं, 10% 20% ऐसे बच्चे भी जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में बच्चे वो हैं जो मेहनत ज्यादा नहीं करते हैं। क्लियर? स्टेटस पर भी ऐसा लगा देते हैं कि मुझे, यानी कि ये वर्दी चाहिए, ये मेरा एम है, ये थॉट्स। लेकिन जब उन थॉट्स को अपने जीवन में उतारने की कोशिश तो करो। आप लगाने से कुछ नहीं होता है। पढ़िए आप 10-12 घंटे पढ़िए, आप समाधि लीजिए, आप और तपस्या करने के लिए समाधि लगानी पड़ेगी और बैठना पड़ेगा, किताबों से लगाव करना पड़ेगा, तब आपका जब है। हाँ, आप बने बजट लगाइए, आप जहां पर लगाना है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? बस लगाइए आप स्पीड से। प्रारूप समिति का गठन अब लगाइए, अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। प्रारूप समिति का गठन लगाइए आप। प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए, स्पीड के साथ डेट और सन बताइए। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ लगा भी दिया है। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे मैं यही क्वेश्चन लगा दूं आपके लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मैंने आपको संविधान पूरा प्रॉपर तरीका से पढ़ा रखा है, आप वहां से वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। आप उसकी पीडीएफ फाइल पूरी आपके डेली बेसिस ऐप पर डाल रखी है, वहां से भी आप उसे वॉच कर सकते हैं आप। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वन्य जीव संरक्षण एक्ट भारत में कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण एक्ट, इसको नोट करें। वन्य जीव संरक्षण एक्ट भारत में कब लागू हुआ? स्पीड के साथ कमेंट बॉक्स में लगाएं, स्पीड के साथ। वन्य जीव संरक्षण एक्ट भारत में कब लागू हुआ और वन संरक्षण एक्ट भारत में कब लागू हुआ? दो क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं। वन संरक्षण एक्ट भारत में कब लागू हुआ और वन्य जीव कब हुआ? दोनों में क्या आएगा? एक में आएगा 1972, एक में आएगा 1980। मेरे प्यारे बच्चों को समझाने वाला पॉइंट नहीं है, सिर्फ कानून है, कब कब ये पारित हो रहे हैं, सिर्फ आपको इनकी सही याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। पंचायती राज का विधिवत प्रारंभ भारत में कब हुआ है? पंचायती राज का विधिवत प्रारंभ भारत में कब से हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों डेट और सन आपको बतानी है, स्पीड के साथ डेट और सन बतानी है कि पंचायती राज का विधिवत प्रारंभ भारत में कब से हुआ है। विधिवत यानी काम के प्रारंभ कब से स्टार्ट हो गया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस का, ये 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से नेहरू जी के द्वारा, कितनी बार मैंने ये पॉइंट आपको लिखवाया है और इस पॉइंट पर गवर्नमेंट की हमेशा नजर रहती है। यानी पंचायत के जो क्वेश्चन है इन पर गवर्नमेंट की इतनी नजर रहती है, इनका अनुच्छेद आपसे पूछ सकती है, ये 243 पूछ सकती है, अनुच्छेद 40 पूछ सकती है, त्रिस्तरीय इसकी समिति प्रणाली पूछ सकती है, यानी अशोक मेहता समिति पूछ सकती है, बलवंत राय मेहता समिति पूछ सकती है, त्रिस्तरीय समिति कौन कौन सी थी ये पूछ सकती है। हाँ, ये आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब संविधान का ये टॉपिक आएगा तो इसको बहुत अच्छे प्रॉपर तरीका से पूरे बोर्ड पर छाप दिया जाएगा, फिर जीवन में कभी कोई क्वेश्चन पंचायत का भी आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप, आपसे एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपने ऑलरेडी पहले से ही पढ़ रखे हैं और मैंने आपको कई बार बोर्ड पर रिवाइज कराए। स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्लास को छोड़ कर न जाए और स्पीड के साथ आंसर लगाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर दम है तो दम भर के ही आप तैयारी कीजिए। शेर हो तो शेर दिखने भी चाहिए आप, ये नहीं शेर हो तो शेर दिखने भी चाहिए आप। ऐसे नहीं कि आप क्लास में 2 मिनट बैठे 4 मिनट भाग गए आप, यानी ईगो से शेर नहीं बना जाता है, मेहनत करने से शेर बना जाता है। ये भी ध्यान रखना, ईगो से शेर नहीं बना जाता है, मेहनत करने से शेर बना जाता है। और इधर उधर फेंकने से भी कुछ भी नहीं होता है, मेहनत करनी होती है और साइलेंट मोड पर रहकर पढ़ना होता है। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों दम भरिए आप उस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए। ये अगर आप क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं तो उसमें आपकी ईगो नहीं है, वो आपका मोरल हाई हो रहा है कि हम भी कुछ हम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर? और ज्यादा से
ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पा रहे आप तो और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करिए। आप डेली अपने अंदर इतना इंप्रूव कीजिए आप कि आप परीक्षा में अपनी मंजिल की तरफ चले जाइए। क्लियर? ये मत सोचिए कि हम पहले नहीं पढ़े आज नहीं पढ़ सकते आप, नहीं, जब जागो तब सवेरा है। अगर आप जाग चुके हो तो आज ही आपके लिए सवेरा है, आज से ही मेहनत कीजिए। आप कमजोर कैंडिडेट नहीं हो, आप अपनी परीक्षा को पास कर सकते हो। आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है। क्लियर? अपनी क्षमताओं को पहचानिए अपने अंदर से कि हम कर सकते हैं। आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, वी कैन चेंज, हमें चेंज होने की आवश्यकता है। चेंज हो जाइए, पढ़िए आप, तब जागो तब सवेरा, नहीं पढ़े कोई बड़ी बात नहीं, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप परीक्षा आपकी पास होगी। क्लियर? 2-3 महीने अच्छे से मेहनत कर लो, आप एक अच्छे लेवल पर आप आओगे, परीक्षा को आप पास कर जाओगे। लिखिए आप, समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत स्पीड के साथ लगाना है, कोई ये ना कहे कि मेरे ये याद नहीं है। समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कल्याण, कल्याण राज्य वृद्धि, कल्याण राज्य वृद्धि, और एक को लिख सकते हैं आप लोक स्वास्थ्य, कुटीर उद्योग, लोक स्वास्थ्य कुटीर उद्योग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका सिर्फ आर्टिकल इनके सामने लिख दो, कौन कौन से आर्टिकल में इनका प्रावधान है, आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। लगाइए स्पीड के साथ, यानी कि समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा, कल्याण राज्य वृद्धि, लोक स्वास्थ्य कुटीर उद्योग। मेरे प्यारे बहुत बच्चों ने स्पीड के साथ लगा दिया है, लेकिन एक में गलत, बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। पहले वाले में गलती बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर? तो गलती नहीं करनी है, इसको 14 से 18 लिखना है, 14 से 18 लिखना है। शिक्षा के अधिकार को 21 का ए लिखना है, कल्याणकारी राज्य का अनुच्छेद 38 लिखना है, लोक स्वास्थ्य को आर्टिकल नंबर 47 लिखना है, कुटीर उद्योग को 43 का क्या लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप मेरे साथ विविध की क्लास में जुटे हुए। आप अगर विविध क्लास को आपने इग्नोर किया तो इग्नोर भी कर दिया, आप अलग से भी ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे आप तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। क्लियर? एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए आप, स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? अगर लोकसभा स्पीकर को अपना रिजाइन करना है, त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? बहुत सिंपल तरीका से, मुझे गोल चक्कर नहीं घुमाना है, मुझे आपकी परीक्षा को पास कराना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे सिर्फ पूछ लिया स्पीकर अपना रिजाइन किसको देगा। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर को अपना रिजाइन करना है तो ये इसको देगा। क्लियर? लिख सकते हैं आप, स्पीकर को अपना रिजाइन करना है तो डिप्टी स्पीकर को करना है तो अपना रिजाइन किसके टेबल पर रखेगा? स्पीकर के टेबल पर रखेगा। एक क्वेश्चन और देखिए आप, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कौन से आर्टिकल में आती है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, मेरे प्यारे बच्चे इसको नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। मुझे स्पीड से इसलिए पढ़ना पड़ता है, जब आप देख रहे हैं पढ़ते नहीं, आप नींद आपको आ रही, भाग रहे आप, तो मुझे फिर पूरे जोश के साथ, पूरी स्पीड के साथ पढ़ाना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है। क्लियर? कि मैं अपने साथ आपको बनाए रखूं, क्लास के साथ लगाए रखूं, जिससे कि आपकी परीक्षाएं पास हो जाए, आपके जीवन बन जाए। तो इसलिए क्लियर? देखिए आप सभी स्टूडेंट, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। पहली बार लोकसभा कौन सी सन में भंग हुई? सन बताइए आप स्पीड के साथ। पहली बार लोकसभा, उस क्वेश्चन को लिखवाऊंगा राष्ट्रपति वाले को, चिंता ना करें कि भूला नहीं हूं। पहली बार लोकसभा भंग मेरे प्यारे बच्चों कब हुई? तो लगाइए स्पीड के साथ 1970। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, सिर्फ आपसे आर्टिकल पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल बताइए। अगर मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, कैसी है राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली? कैसी है? एकल संकरणीय आनुपातिक प्रणाली, एकल संकरणीय आनुपातिक प्रणाली। आर्टिकल आएगा 55 और मैंने आपको सब कुछ लिखवा रखा है। मेरे प्यारे, किसी भी बच्चे का क्वेश्चन आंसर गलत, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस क्लास के साथ जुटे हुए हो। आप सब्जेक्ट चाहे कोई भी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सभी बच्चे इसको पहले नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नोट करें इसे स्पीड के साथ। चलिए आप, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर रहेगा अगर आप मेरे साथ क्लास के साथ बने हुए हो? आप अगर आपको क्लास के साथ ही आप नहीं हो, वीडियो को 2 दिन 4 दिन बाद देख रहे हो आप,
तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे मेरी क्लास के साथ जुटे रहते हैं, लास्ट तक बने रहते हैं, पढ़ते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, उनके चैट में मैं देखता हूं कि कौन कौन स्पीड के साथ आंसर लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप भी पढ़ सकते हो, आप ऐसी कोई बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल क्लास के साथ बने रहना है। थोड़ी सी कोरोना जैसी महामारी की वजह से ऑनलाइन क्लासेस आना पड़ा, नहीं ऑफलाइन क्लासेस भी हम आपको बहुत अच्छे से कराते हैं। और ऑनलाइन में आप देखो तो आपको जो ऑनलाइन क्लास मिल रही है बिल्कुल यूट्यूब की तरह क्लास नहीं मिल रही है आपको, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते थे सेम मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ। क्लियर? चाहे क्लास मैंने ऑफलाइन में भी उसी अंदाज में पढ़ाया है और ऑनलाइन में भी उसी अंदाज में पढ़ाया है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन में थोड़ा सिमल के पढ़ाना पड़ता है, ऑफलाइन की तरह नहीं पढ़ाया कि सोशल मीडिया पर खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल भी आपको इतना सा भी अंतर नहीं दिखाई दिया होगा। जैसे मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया, बच्चों को धमकाया भी है, धमकाया, पढ़ाने के लिए बहुत प्रेरित किया है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी सेम आपसे वही अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे कहने से पढ़ना स्टार्ट करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप, मैंने यहाँ पर 1857 लिख दिया, आज इसका पूरे का ऑपरेशन कीजिए आप। 1857 मैंने यहाँ पर लिखा झांसी और ग्वालियर, तो आपको झांसी ग्वालियर में विद्रोही नेता लिखना है। यहाँ पर विद्रोही नेता कौन था? कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आया है। झांसी और ग्वालियर में 1857 का विद्रोही नेता कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाए। जैसा अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपकी समझ में ये भी आ गया होगा। दिल्ली में विद्रोही नेता कौन था? दिल्ली में कौन था? लखनऊ में कौन था? स्पीड के साथ लगाना है। लखनऊ में कौन था? कानपुर में कौन था? इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद में कौन था? जगदीशपुर में कौन था? बरेली में कौन था? बरेली हो गया। बरेली में कौन था? फैजाबाद में कौन था? फैजाबाद में कौन था? और आपका जगदीशपुर में कौन था? यही जगदीशपुर। झांसी ग्वालियर आपके वहां ऊपर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे लिखोगे आप झांसी ग्वालियर और नीचे मैंने यहाँ लिख दिया जगदीशपुर। जगदीशपुर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों बिहार में। जगदीशपुर। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्या टॉपिक है? इतिहास कुछ भी टॉपिक नहीं है आपके सामने। क्लियर? अगर आप मन के साथ यहाँ बैठे हो क्लास के अंदर, कोई इतिहास नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं, आप निश्चिंत रहिए। सारे सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से मैं आपके बिल्कुल बहुत अच्छे डिक्टो तरीका से कराऊंगा। आलतू फालतू कुछ नहीं, जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम की डिमांड है, जो गवर्नमेंट की डिमांड है वही आपको करा दी जाती है, आपकी परीक्षा पास हो जाती है। क्लियर? देखिए आप, झांसी ग्वालियर में विद्रोही नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे भी यहाँ पर इनके साथ थे, रानी लक्ष्मीबाई। अगर यहाँ अंग्रेज अधिकारी की बात करोगे तो झांसी में अंग्रेज अधिकारी कौन था? उसे भी आप लिख सकते हो जनरल हुरोस। क्लियर? दिल्ली में विद्रोही नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकलसन हडसन। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। और कानपुर में कौन था? नाना साहब। और नाना साहब के साथ यहाँ पर तात्या टोपे भी है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का आप अपने नोट में लिखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। तात्या टोपे का कई बार एग्जाम में वास्तविक नाम पूछा गया है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बेगम हजरत महल कहां पर थी? लखनऊ में। कानपुर में कौन था? नाना साहब। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह, दो भाई थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद के अंदर कौन था? लियाकत अली इलाहाबाद के अंदर। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल नील। तो फिलहाल आप ये विद्रोही नेता लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पर खान बहादुर था, खान बहादुर। बरेली में कौन था विद्रोही नेता? 1857 के विद्रोह में बरेली में विद्रोही नेता कौन था? खान बहादुर। वैसे बरेली, देखो एक बी फैक्टर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। वैसे बरेली, वैसे बहादुर, वैसे विंसेंट आयर। देखो अगर विद्रोही नेता पूछे बरेली में तो बहादुर, अंग्रेज अधिकारी पूछे तो विंसेंट आयर। तो बी फैक्टर आ रहा है, बी से बरेली, बी से बहादुर, बी से विंसेंट आयर। बी से बरेली, बी से बहादुर, बी से विंसेंट आयर, बी फैक्टर आ रहा है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला।
ये जो मौलवी अहमदुल्ला है ये 1857, आपको पेन नहीं चलाना, पहले समझिए आप। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला, और इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी था। 50,000 रुपए का जुर्माना इस पर लगा हुआ था। यानी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, यानी नोट करो या स्क्रीनशॉट करो। लखनऊ और कानपुर में अंग्रेज अधिकारी था। लखनऊ और कानपुर की ज्यादा दूरी नहीं है, मैक्सिमम यानी 75-80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो दोनों शहरों को सिर्फ एक ही अंग्रेज अधिकारी देख रहा है, जिसका नाम है कॉलिन कैम्पबेल। और दिल्ली में कौन था? निकलसन हडसन। तो जैसे ही बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड इसे बोलते हैं, जैसे ही इसने मेरठ के सैनिकों का साथ दिया, 10 मई 1857 में मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और 11 मई में मेरठ के सैनिक दिल्ली आ गए लाल किले में। तो वहां पर अंतिम मुगल सम्राट कौन बैठा हुआ है? दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ये पूछा गया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड, प्रीवियस सेट में आप देख सकते हो आप। क्लियर? और जब सैनिक इसके पास आए तो इसने 1857 के विद्रोह में उनका नेतृत्व करना स्टार्ट किया, उनका नेता ये बन गया। जैसे ही इसने विद्रोह में साथ दिया तो वहां पर अंग्रेज अधिकारी था निकलसन हडसन। तो निकलसन हडसन ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली से उठाया और रंगून के किले में ले जाकर कैद कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस ने यही तो क्वेश्चन पूछा कि अंतिम मुगल सम्राट का मकबरा कहां पर है? अंतिम मुगल सम्राट का मकबरा कहां पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों रंगून में है। रंगून, उसका नाम पहले क्या था? यंगून, उसके बाद रंगून के बाद यंगून, वर्मा को रंगून बोलते हैं। आज उसकी नई म्यांमार, ये कहां पर थे? म्यांमार के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों म्यांमार की नई राजधानी क्या है? नेपीता। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पर है? रंगून। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस सेट में आप देख सकते हो। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ के सैनिकों के द्वारा हुई है। और पहली घटना आपसे पूछे तो बैरकपुर छावनी मंगल पांडे के द्वारा हुई है। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे के द्वारा 1857 के विद्रोह का होने का कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी आती थी और उसमें उनका धर्म भ्रष्ट, हिंदू या मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट होता था। क्लियर? उस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। तो सबसे पहले विरोध करने वाला कौन था? मंगल पांडे। क्लियर? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह का असफल होने का कारण क्या था? नेतृत्व का अभाव, यूनिटी का अभाव, यानी कि एकता का अभाव। लोगों में एक जैसी एकता नहीं थी। पूरे भारत के अंदर ये विद्रोह नहीं हुआ। जिसका इस विद्रोह में कुछ लालच था वही लोग इसमें शामिल हुए, या जिन्हें जरूरत थी अपने गद्दी के लिए, शासन के लिए, वही लोग इसमें शामिल हुए। बाकी जिनको गद्दी नहीं चाहिए, जिनका सब कुछ राजपाट चल रहा था, वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए। तो इसका सबसे बड़ा कारण असफलता का क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों? एकता का अभाव। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अभी मैं आपको इतिहास प्रॉपर तरीका से कराऊंगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ये भी कोई बच्चा नहीं कहेगा कि इतिहास मेरी समझ में नहीं आया। ऐसे हो ही नहीं सकता कि इतिहास मैं पढ़ाऊं और आपकी समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप चलो 3-4 क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, देखना आप बताना इनका आंसर क्या आएगा। देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का पहला गवर्नर, स्पीड के साथ आंसर कर रहे हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लगाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं होते हैं तो बता देना आप। क्लियर? और ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय
भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको दिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। इन सभी 5 क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाना है। चलो ओरली में बोल देता हूं, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है। हम मुझ पर रुका नहीं जाता, टाइम कम है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जैसे नाम आया तो मेरी स्पीड बढ़ गई कि उसके सारे पॉइंट मेरे माइंड में एकदम घूम गए हैं। लेकिन समय के अभाव से तो मैं वहां पर आपको नहीं वहां से पॉइंट को नहीं छेड़ूंगा। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। यहां पर एक क्वेश्चन भी है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन और देखिए आप, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? एक क्वेश्चन और, स्वतंत्र भारत, ये सेम लिखोगे आप, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? एक क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? गवर्नर जनरल, गवर्नर वायसराय का पूरा टॉपिक खत्म, क्योंकि सिर्फ प्रथम मैंने आपको लिखा है। अब इनके क्या क्या इस भारत में कार्य रहे, वो भी गवर्नर जनरल वायसराय हैं, सब आपको इतिहास की प्रॉपर क्लास में लिखवा दिए जाएंगे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट में पूरे सब कुछ छाप दिया जाएगा आपके सामने जो एग्जाम में आता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बताइए कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। और इसका भी क्या आएगा? सी राजगोपालचारी। यूपी पुलिस में ये पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालचारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको वीर एक्सप्रेस की क्लास अगर पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करा सकते हो आप। धन्यवाद, गुड नाइट।